हमारी ये जो कौम यहां बैठी है, इसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि अपने बाप को बाप नहीं कहती, अपने बाप को बाप कहने नहीं जानती। किसको कहती है? बाबू साहब, पंडित जी, महाराज। एक नजरिया था मौलाना अबुल कलाम आजाद का। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा कि मुसलमानों, तुमको अपनी सियासी जमात बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको अपनी सियासी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको अपना सियासी झंडा बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको अपना सियासी नेता बनाने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस के लोग तुम्हारे हक और हुकूक की हिफाजत करेंगे। ये कांग्रेस के लोग तुम्हें इस मुल्क में तुम्हारा अधिकार देंगे। कांग्रेस को अपनी पार्टी मानो, कांग्रेस के नेताओं को अपना नेता मानो। मुसलमानों की लगभग 95% आबादी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के इसी जुमले पर लब्बैक कहा। उस समय भी हिंदुस्तान में एक नजरिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से आंध्र प्रदेश में मौजूद था। उनका यह नजरिया था, सालार का यह नजरिया था कि मुसलमानों, तुम्हारे खुद की अपनी सियासी ताकत होनी चाहिए और उस सियासी ताकत से न तुम सिर्फ अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ोगे, बल्कि इस मुल्क में बसने वाले तमाम दलित, शोषित, वंचित और सताए हुए कमजोर वर्ग को इंसाफ दिलाने का काम करोगे, जो तुम्हारी दीनी जिम्मेदारी है। लेकिन उस वक्त मुसलमानों की आबादी का लगभग 3 या 4% लोगों ने इस नजरिए से इत्तेफाक किया। और आज 70 साल के बाद, 50 साल के दौरे कांग्रेस के बाद और 30 साल का उसका दूसरा वफ़ा गुजरा, जिसमें सपा, बसपा और तमाम छोटी छोटी पार्टियों के हुकूमत के बाद आज मुसलमान इस पैराहे पे खड़ा है कि अपने आप को सियासी रूप से अपाहिज और लूला लगड़ा महसूस करता है। आज हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुसलमानों की आवाज उठाने वाला कोई मुसलमान नेता नहीं है। साथियों, इस मुल्क में एक दूसरी कौम बसती थी जिसको आज दलित के नाम से जाना जाता है। दलित समाज के लोग इसी मुल्क में 4000 साल से गुलाम बना के रखे गए थे। उनको यह हक नहीं था कि अच्छे कपड़े पहन सके, उनको यह हक नहीं था कि अपना अच्छा मकान बना सके, उनको यह हक नहीं था कि तिजारत कर सके, व्यापार कर सके, उनको यह हक नहीं था इसी मुल्क में कि तालीम हासिल कर सके, उनको यह हक नहीं था कि अपनी जमीन रख सके और खेती कर सके। उनको गरीब बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता था। और ये सताई हुई कौम 4000 साल से इसी मुल्क में सताई गई थी। उसमें एक सियासी रहनुमा पैदा हुआ जिसने हिंदुस्तान की तस्वीर बदल दी। जनाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने दलितों को संविधान में एक लिखा पढ़ी में अधिकार दिया कि आप इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं, आपकी हैसियत तमाम ऊंची जात और नीची जात की हैसियत बहैसियत इंसान लिखा पढ़ी में बराबर है। ये नजरिया पहली बार हिंदुस्तान में अगर किसी ने लागू किया तो संविधान के साथ साथ बाबा साहब अंबेडकर की कोशिशों ने लागू किया। उसके बाद भी पूरे मुल्क में दलितों को अख्तियार नहीं मिले। उत्तर प्रदेश में दलित का एक नौजवान मानवर काशीराम जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और आज उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी ने एक मर्तबा नहीं 3-3 मर्तबा हुकूमत करके साबित कर दिया कि जो जमीन, जो कौम इस मुल्क में 4000 साल से गुलाम बना के रखी गई थी, उसने इसी उत्तर प्रदेश में 3-3 मर्तबा हुकूमत किया, जिसकी आबादी मात्र 11%। इस मुल्क में जिसे हरिजन के नाम से जाना जाता है, उसको लोग उन लोगों की आबादी मात्र 11%। उन लोगों ने मुल्क में हुकूमत किया, कब किया? जब इरादा किया, नियत किया, कोशिश किया कि हुकूमत हम करेंगे और हमारे लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे,
तब उसी संविधान के दायरे में रह करके दलित रहनुमा मायावती ने उत्तर प्रदेश में 3-3 मरतबा हुकूमत किया कि नहीं किया? इस मजमे में मौजूद तमाम लोगों से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में बसने वाले 22% मुसलमानों में भी कुछ लोगों ने इस बात की नीयत की, इस बात का इरादा किया, इस बात की कोशिश की कि हम अपने हक और हुकूक की हिफाजत के लिए अपनी सियासी ताकत बनाएंगे, अपनी लड़ाई अपने हाथों से लड़ेंगे? नहीं बनाया, जिसका नतीजा है कि आज वो जमातें जिनको आपने वोट दे दे करके पाल पोस के बड़ा किया था, वो जमातें आपके ऊपर हो रहे जुल्म पर बोलने की हैसियत में नहीं है। अभी 4 मरतबा, भाई थोड़ा आप लोग उस तरफ किनारे हो जाइए, डिस्टर्ब न करिए। अभी 4 मरतबा उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनी और चारों मरतबा मुलायम सिंह यादव जी ने मंच पे खड़े होकर के कहा कि हमारे मुसलमानों के दम पे हमारी सरकार बनी है। अभी जो मौजूदा सरकार का जिसका बेदखल करने का चुनाव हो रहा है, इसी सरकार में 146 आदमी गाय गोश्त के नाम पर सड़कों पर पीट पीट कर मार डाला गया। पार्लियामेंट में मौजूद मुलायम सिंह यादव और उनकी औलाद अखिलेश यादव के मुंह से आवाज नहीं निकली। मुसलमानों के ऊपर हो रहे किसी जुल्म पर बोलने के लिए मायावती भी खाली नहीं थी। न सिर्फ मुलायम सिंह और मायावती, बल्कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुंह में भी जबान नहीं थी कि मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ें। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में बाइज्जत शहरी की हैसियत से जीना, तो सियासत में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। और जब तक आप सियासी रूप से मजबूत नहीं होंगे, आपके साथ जुल्म होता रहेगा। नमूने के तौर पर बताना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में मजलिस की एक छोटी सी जमात पिछले 4 सालों से काम कर रही, और बात यह मैं दावे से कह सकता हूं कि आज प्रतापगढ़ में बसने वाला मुसलमान बहैसियत मुसलमान जितना महफूज है, उतना ना इलाहाबाद में बसने वाला मुसलमान महफूज है, ना सुल्तानपुर में बसने वाला मुसलमान महफूज है, ना जौनपुर में बसने वाला मुसलमान मौजूद है। जबकि तीनों से जिलों में मुसलमानों की आबादी आपके प्रतापगढ़ से ज्यादा है, और तीनों जिलों में बसने वाले मुसलमानों की माली हालत आपसे बेहतर है। और प्रतापगढ़ में बावजूद गरीबी के और बावजूद माली हालत कमजोर होने के बावजूद, आबादी कम होने के, आपकी सियासी हैसियत बेहतर क्यों है? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि प्रतापगढ़ में एक जमात है जो आपकी लड़ाई सड़कों पर उतर के लड़ती है, आपको इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष करती है। साथियों, पिछले 15 साल से हम लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, और काला काकर से लेकर कुंडा तक कहीं जुल्म होता है। रात के 12 बजे भी अगर कोई फोन करता है तो उस फोन को रिस्पांस देता हूं और उसकी हर हद तक इम्कान मदद करता हूं, जिसका नतीजा है कि अभी बाई इलेक्शन में आपने 21,000 वोटों से मजलिस की ताकत को प्रतापगढ़ में खड़ा किया था। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, इसरार अहमद जिंदाबाद। जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। आपकी सियासी ताकत इस बात पर तय होती है कि आपके पीछे कितनी आवाम है, आपके पीछे कितने लोग हैं। ये लड़ाई इस बात की नहीं है कि आप हमें वोट देकर के हमें जिताइए। ये लड़ाई इस बात की है कि आप सियासत में हिस्सा लीजिए, आप खुद सियासत में पार्टिसिपेट करिए। क्या आज प्रतापगढ़ में मजलिस ने पूरे जिले का सियासी समीकरण बदल के नहीं रख दिया है? आज से 4 साल पहले जब मैं मजलिस का जिम्मेदार बनाया गया था, तो मेरे साथ चलने वाले तमाम मेरे यार दोस्त जो हुआ करते थे, वो मेरी झंडा लगी हुई गाड़ी पर बैठने से बचते थे। शर्म महसूस करते थे कि इनके साथ बैठूंगा तो लोग ये समझेंगे कि मजलिस वाले